हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि यहां पर हम प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं 2020 का, तो वही आज के सेशन में भी करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ लास्ट सेशन में जितने प्रश्न कराए गए थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस की होगी, उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन के क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। लास्ट सेशन का प्रश्न था विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसके प्रमुख अनुप्रयोग। ये हमने देख लिया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऑल्सो समटाइम रेफर्ड टू एज activity series, is a list that describes the arrangement of elements in order of their increasing electrode potential value. The series has been established by measuring the potential of various electrode versus standard hydrogen electrode. In electrochemical series, the electrodes, metals and non-metal in contact with their ions are arranged on the basis of the values of their standard reduction or oxidation potential. Standard electrode potential is obtained by measuring the voltage when the half cell is connected to the standard hydrogen electrode under standard condition. Okay, इसके अनुप्रयोगों की बात हुई थी। तो अनुप्रयोगों में आपने पहले बात की थी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की। तो इससे हमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का पता चलता है, यानी हमें पता लगता है कि कौन से एलिमेंट आपके बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे और कौन अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ओके, वहीं पर प्रेडिक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस जब होती है विद्युत अपघटन की के उत्पाद क्या होंगे उनका प्रेडिक्शन करने में हमें इसकी हेल्प मिलती है। ठीक है, आज के सेशन का क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव क्या है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है बच्चे? जब हम कोलाइडी सोल्यूशन की बात करते हैं तो वहां पर हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। टिंडल प्रभाव के कारण क्या होता है कि जब प्रकाश को किसी कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो उसका प्रकाश का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है, वो फैल जाता है। वहां पर उसका जो बीम ऑफ लाइट है वो क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, और इस तरीके से जो आपका अब लाइट का पाथ बना है इस पूरे प्रभाव को क्या कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, तो फ्लैश लाइट डाल रहे हैं सोल्यूशन पे, यहाँ पर फ्लैश लाइट आप सोल्यूशन पे डाल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो सोल्यूशन का पाथ है वो फैल रहा है। ठीक है, तो यहाँ प्रकाश ने इस पॉइंट पर एंटर किया था और जब वो बाहर गया तो वो बिखर चुका है यहाँ तक। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे एंटर किया था और यहाँ जब वो बाहर निकल रहा है तो कितना उसका जो पाथ है वो पूरा बड़ा हो चुका है, या आप क्या बोलेंगे, जो बीम ऑफ लाइट थी वो फैल चुकी है, स्कैटर हो चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से एंड मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क आप देख रहे हैं कोलाइडी सोल्यूशन, तो इस प्रकार से यहाँ स्कैटरिंग आपको देखने को मिल रही है लाइट की। ये तो ये जो आपका पाथ है इसको क्या कहा जाता है, ये आपका टिंडल इफेक्ट शो करता है, यानी कि टिंडल प्रभाव। द टिंडल इफेक्ट इज द फेनोमेना, the Tyndall effect is the phenomena in which the particles in a colloid scatter the beams of light that are directed at them। क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है, द टिंडल इफेक्ट इज द फेनोमिना, ये एक ऐसा फेनोमिना है इन विच जिसमें कि द पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड स्कैटर, किसी भी कोलॉइड में क्या हो जाएंगे, पार्टिकल क्या हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे, किसके, बीम ऑफ लाइट दैट आर डायरेक्टेड एट देम। ओके, दिस इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय ऑल कोलॉइडल सोल्यूशन एंड सम वेरी फाइन सस्पेंशन, कुछ बहुत फाइन सस्पेंशन जो होते हैं उनमें भी आपको ये इफेक्ट देखने को मिलता है। देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई इफ अ गिवन सोल्यूशन इज अ कोलॉइड। The intensity of scattered light depend on the density of the colloidal particles as well as the frequency of the incident
लाइट। ओके, यानी कि जो आने वाला प्रकाश है एक तो किस पर निर्भर करेगा, आपके आने वाले प्रकाश की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति पे निर्भर करेगा कि उसका जो लाइट का पाथ है वो कैसा होगा, और दूसरा किस पे करेगा, स्कैटरिंग डेंसिटी ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स। ठीक है, कोलॉइडल पार्टिकल्स के घनत्व पर निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। टिंडल प्रभाव, टिंडल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलॉइडी विलयन में सोडियम क्लोराइड विलयन मिलाने पर स्कंदन हो जाता है, क्यों? कोगुलेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। व्हाई? क्या कह रहे हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलॉइडी विलयन होगा जिसमें सोडियम क्लोराइड विलयन मिलाया जाता है, और मिलाने पर वहां पर क्या स्कंदन हो जाता है, और स्कंदन क्यों हो रहा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप बताएंगे व्हेन NaCl सॉल्यूशन इज एडेड टू द कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, कोगुलेशन टेक्स प्लेस मींस प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, कोगुलेशन का सिंपल मीनिंग है कि पीपीटी जैसा कुछ बन रहा है। स्कंदन का मतलब क्या है, जमने जैसी कोई प्रक्रिया होगी, कुछ सॉलिड सा आपको हल्का सा या प्रेसिपिटेट जैसा आपको लगेगा कोई चीज। ठीक है, तो जब NaCl सोल्यूशन को किसमें डाला जा रहा है, फेरिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में डाला जा रहा है, तो कोगुलेशन हो रहा है। द रीजन इज दैट, इसका कारण क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल्स इंटरैक्ट विद आयंस। कोलॉइडल जो पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं आयन से। कौन से आयन से? क्योंकि फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलॉइडी विलयन है, समझ रहे हैं ना, कोलॉइडी विलयन किसका है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का है। और आयंस किसके बन रहे हैं, जब NaCl को उसमें डाला जा रहा है तो Na+ और यहाँ पर Cl नेगेटिव बन रहा है, कैरिंग चार्ज ऑपोजिट टू द प्रेजेंट ऑन देमसेल्फ। जितना चार्ज वहां पर प्रेजेंट है उसके ठीक ऑपोजिट है। दिस कॉजेज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस लीडिंग टू देयर कोगुलेशन। इससे क्या हो रहा है, इसके दोनों का जो चार्ज है, समझ रहे हैं, कोलॉइडी सोल्यूशन में और उसमें NaCl में, तो दोनों के चार्ज ऑपोजिट हो रहे हैं, और ऑपोजिट होने के बाद न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, यानी उदासीनीकरण हो रहा है वहां पर, तो इससे वहां पर कोगुलेशन हो जाता है। ठीक है, बस इतना सा इसका आंसर है, यानी कि आयंस बन रहे हैं NaCl के, जो कि क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन वहां पर हो रही है जिससे कि कोगुलेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समपरासरी, अल्प परासरी तथा अति परासरी विलयन क्या होते हैं? व्हाट आर आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आइसोटोनिक्स क्या होते हैं, हाइपरटोनिक क्या होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, समपरासरी सरणी विलयन, समपरासरी से ही आप समझ रहे हैं, सम यानी कि समान। ठीक है, समान परासरणी, आप कहेंगे कि इन विलयनों का परासरण दाब समान हो सकता है, और साथ साथ क्या बोलेंगे, ऐसे विलयन होते हैं जिन्हें अर्ध पारगम में जो झिल्ली होती है उससे पार आसानी से क्या हो जाएगा, ये पृथक करने पर परासरण नहीं होगा। ठीक है, isotonic solution are two solutions that have the same concentration as a solute। ठीक है, concentration कैसा है, सेम है, इसलिए क्या कहा हमने कि समान परासरण दाब की बात की। एग्जाम्पल क्या है, 1.0 m ग्लूकोज सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विद, ये किसके साथ आइसोटोनिक है, 1.0 m फ्रक्टोज सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सोल्यूशन बताया जा रहा है जहां पर कि दोनों क्या कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, समान हो रहा है, इस वजह से ये कैसे हैं, समपरासरी हैं, एज बोथ सोल्यूशन हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा बच्चे, समान होगा। तो बहुत इजी है आइसोटोनिक सोल्यूशन, जैसे नाम से ही समपरासरी, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है, समान है दोनों सॉल्यूशंस का, या आप क्या कहेंगे कि दोनों सॉल्यूशंस में कॉन्सेंट्रेशन जो है सल्यूट का, विलेय का सांद्रता वो समान है। ठीक है, चलिए नोट करिए।
बच्चे दूसरा क्या है? दूसरा है आपका हाइपरटोनिक, ठीक है, और तीसरा है आपका हाइपरटोनिक, ठीक है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो हाइपरटोनिक यानी जिसको आप अति पराशरी कह रहे हैं। तो अति पराशरी क्या है? जिस विलयन का जो आपका परासरण दाब का मान अपेक्षाकृत अधिक होगा, ऐसे विलयन को अति पराशरी विलयन कहते हैं। The solution whose osmotic pressure is higher than that of the other is called a hypertonic solution, ठीक है। एक सोल्यूशन जिसका क्या हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, उसको क्या कहा जा रहा है? अति पराशरी कहा जा रहा है। और यही डिफरेंस है अति पराशरी और अल्प पराशरी में, ठीक है। अल्प पराशरी में जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा, यानी कि वो कैसा होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन आप क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है? इज हाइयर देन दैट ऑफ द अदर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन, यानी कि जिसको आप अति पराशरी कह रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? ब्लड सेल सस्पेंडेड इन अ सोल्यूशन कंटेन मोर देन 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, जो कि सलाइन है, ठीक है। इन दिस सोल्यूशन वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द ब्लड सेल एंड दे वुड श्रिंक, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर? आपका जो वाटर है उसका फ्लो कहां से हो रहा है? इन दिस सोल्यूशन वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द ब्लड सेल, ब्लड सेल से वाटर किसकी तरफ को जाएगा? सोडियम क्लोराइड की तरफ उसका फ्लो होगा। एंड दे वुड श्रिंक, और ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगी? श्रिंक हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या है, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन का एग्जाम्पल हो रहा है। जबकि हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है? अ सोल्यूशन is called hypotonic if its osmotic pressure is lower, अगर उसका osmotic pressure कैसा है? कम है, then that of the solution की तुलना में उसका आपका osmotic pressure कम है, in which it is separated by a semi permeable membrane, जहां पर कि ये अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा क्या हुए हैं? अलग अलग आपको देखने को मिल रहे हैं, पृथक हो रहे हैं। अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज 0.45% नॉर्मल सलाइन, हाफ नॉर्मल सलाइन आप बोलेंगे। एग्जाम्पल प्योर वाटर एंड सलाइन सोल्यूशन, शुद्ध पानी है और एक सलाइन सोल्यूशन है आपके पास, दैट कंटेन्स लेस सोल्यूट देन आवर ब्लड यूज्ड इन मेडिसिन, ओके। चलिए, तो ये आपके तीनों विलयन हो गए, सम पराशरी, अति पराशरी और अल्प पराशरी, ठीक है। सम पराशरी परासरण दाब जब दोनों विलयन का समान है, अति पराशरी जब परासरण दाब अधिक हो रहा है अपेक्षाकृत, और अल्प पराशरी जब क्या हो रहा है? परासरण दाब कम हो रहा है, ओके। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। एक विलयन का परासरण दाब 3.2 है, जिसके प्रति लीटर में 20 डिग्री सेल्सियस पर 45 ग्राम सुक्रोज घुला है। नियतांक आर के मान की गणना कीजिए। सुक्रोज का अणुभार दिया गया है 342, ओके। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 45 ग्राम ऑफ सुक्रोज dissolved per liter of solution at 20 degree Celsius is 3.2. Calculate the value of constant R. Molecular weight of sucrose is 342. Okay. 21 है आपका क्वेश्चन नंबर। वात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए और किसी एक धातु का नाम लिखिए जिसके निष्कर्षण में इसका उपयोग होता है, ठीक है। वात्या भट्टी आपने बनानी है, यानी कि ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में क्या किया जाता है आपको पता ही है। जब आप धातुओं का निष्कर्षण कर रहे थे तो वहां पर आपने ब्लास्ट फर्नेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि क्या किया जा रहा है? धातु को निष्कर्षित किया जा रहा है उसके अयस्क से। और write the name of any one metal for extraction of which this furnace is used, ठीक है। धातु का नाम बताना है जिसका एक्सट्रैक्शन होता है इसमें, ठीक है। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ओर इन अ ह्यूज कंटेनर कॉल्ड अ ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। आयरन यानी कि जो आपका लोहा होता है उसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कराया जाता है वात्या भट्टी में। इस प्रकार की वात्या भट्टी आपकी होती है। अयस्क यहाँ डाला जाता है, अयस्क डाला जाता है। इसके बाद यहाँ व्यर्थ गैसें यानी कि जो एक्स्ट्रा गैसेस होती हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। गर्म वायु यहाँ से प्रवाहित की जाती है, यहाँ से भी गर्म वायु डाली जा रही है। इधर आपका कच्चा लोहा आता है और यहाँ आपका धातु मल अलग हो जाता है, और गलित जो धातु होती है वो अंत में वो यहाँ आपको मिल जाती है, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपका पूरा क्या है, ये अलग अलग टेम्परेचर होंगे। यहाँ पर 1070 केल्विन है, यहाँ पर 1270 केल्विन, 15070 केल्विन और ये 2170 केल्विन। तो अलग वात्या भट्टी में अलग अलग क्या होते हैं, टेम्परेचर के रीजन होते हैं, जहां पर अयस्क का क्या किया जा रहा है, अयस्क से धातु को प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी से ये लेवल डायग्राम बनाएंगे आप लोग। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है ये। तो एक आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से है कि 2 चीजें हैं इसमें, एक तो आपको ये लेबल डायग्राम बनाना है और दूसरा क्या बताना है कि इस वात्या भट्टी में कौन सी धातु को निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क का नाम तथा सूत्र बताइए। तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है आपका बॉक्साइट, केमिकल फॉर्म मिल गया Al2O3.2H2। इसी प्रकार से आपको किसी भी धातु के अयस्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको ऐसे ही आंसर बताने, जैसे एल्यूमिनियम के या आयरन का अयस्क पूछ सकते हैं, जिंक का पूछ सकते हैं, कॉपर का पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। किसी एक अयस्क से ढलवां लोहा प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ठीक है, लोहे के अयस्क आपको पता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे के 2 अयस्क हैं। ठीक है, 2 अयस्कों के नाम बताने, तो ये 2 अयस्क आप बता लेंगे। मैग्नेटाइट होता है आपका Fe3O4। तो ये आपके 2 अयस्क हो गए लोहे के। किसी एक अयस्क से ढलवां लोहा प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए। तो ढलवां लोहा यानी कास्ट आयरन जिसे कह रहे हैं, कास्ट आयरन बनाने की विधि। ठीक है, तो ढलवां लोहे का निष्कर्षण आपका कहाँ होगा, वात्या भट्टी में। तो वात्या भट्टी में होता क्या है आपका, सबसे पहले धावन होगा। जब हम निष्कर्षण की बात कर रहे हैं तो हेमेटाइट अयस्क के हेमेटाइट अयस्क की बात हो रही है। तो अयस्क अलग अलग पदों में चलेगा। सबसे पहले धावन, धावन क्या होता है, लोहे के जो अयस्क होंगे उसमें 20 से 55% के बीच लोहा होता है। ठीक है, इसलिए इसका सांद्रण जो होता है उसकी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हल्की अशुद्धियां होती हैं जैसे कि रेत, मिट्टी और भी कम हल्के यानी कि जिनकी डेंसिटी कम होगी, ऐसे वहां पर अशुद्धियां पाई जाएंगी तो उनका सेपरेशन कर लिया जाता है धावन में। तो क्या करेंगे, अयस्क का चूर्ण ले रहे थे, उसमें पानी बहा रहे थे और पानी बहाने से क्या हो रहा है, जो हल्की अशुद्धियां हैं वो हट जाती हैं। ठीक है, दूसरा क्या होगा, चुंबकीय सांद्रण होगा। चुंबकीय सांद्रण आपको पता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका चुंबक की मदद से, मैग्नेट की मदद से उसको सेपरेट किया जाएगा चुंबकीय विधि द्वारा। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप पे क्या होगा आपका, प्रारंभिक भर्जन अथवा निस्तापन होगा, या तो भर्जन होगा या निस्तापन होगा। ओके, अयस्क को अब और छोटे टुकड़ों में
अयस्क को अब और छोटे टुकड़ों में बदल लिया जाएगा और उसमें क्या मिलाया जाएगा, उसमें कोयला मिलाया जाएगा और इस पूरे मिश्रण को बहुत कम गहरी भट्टियों में, जहां पर बहुत ज्यादा वायु उपस्थित होगी, वहां पर बहुत ज्यादा गर्म किया जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, अलग अलग परिवर्तन होंगे। एक, नमी भाप बनकर निकल जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अयस्क में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ होंगे वो आपके CO2 के रूप में निकल जाते हैं, ठीक है ना। और क्या होगा, गंधक तथा आर्सेनिक जो कि SO2 और AS2O3 के रूप में निकल जाते हैं और कार्बोनेट अयस्क अपघटित होकर फेरस ऑक्साइड बनाते हैं, जो फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसमें गलनीय फेरस सिलिकेट नहीं बनता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो FeCO3 था वो FeO प्लस CO2 अलग हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने रासायनिक अभिक्रिया देने के लिए बोला है तो वो हम लिख रहे हैं, ठीक है। और 4FeO अगेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, Fe2O3। अब इस हेमेटाइट का क्या करेंगे, वात्या भट्टी में अब अभिक्रियाएं चलेंगी, ठीक है। वात्या भट्टी का चित्र आप लोगों ने देख लिया था। सबसे पहले क्या होगा, वात्या भट्टी में आपका प्रारंभिक ताप पर का कटिबंध, यानी भट्टी का सबसे ऊपर का क्षेत्र जो होता है जहां पर 250 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, यहाँ चार्ज की सारी नमी दूर हो जाती है, ठीक है। जो आपने डाला है उसकी सारी नमी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, 250 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। अपचयन का ऊपरी कटिबंध, यानी कि उसके बाद का रीजन, यहाँ का ताप कैसा होता है, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ नीचे से आने वाली, और हमने क्या कहा था, आपने इससे पहले ब्लास्ट फर्नेस का फिगर देखा था, तो उसमें डायग्राम में आपने क्या देखा कि नीचे से गर्म हवा प्रवाहित की जा रही है, ठीक है। तो नीचे से जो गर्म हवा आ रही है वो वायु कोक से क्रिया करके क्या बना लेती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। क्या कह रहे हैं कि गर्म हवा आपका कोक से अभिक्रिया करके क्या बना रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई है जो ऊपर की ओर उठती है और लोहे के जो ऑक्साइड हैं उनको स्पंजी लोहे में क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर उठेगी और ऊपर क्या बना था बच्चे आपका, यहाँ ये Fe2O3 बन गया था, ठीक है। तो अब Fe2O3 के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रही है उसी 300 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान पर, और क्या बन रहा है, Fe3O4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अगेन Fe3O4 जो बना है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है 500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, और क्या बन रहा है, 3FeO। धीरे धीरे हम वात्या भट्टी में नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है ना, प्लस सेम कार्बन डाइऑक्साइड, और FeO जो बना है अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा 700 डिग्री सेल्सियस पर, और क्या प्राप्त होगा, आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 700 डिग्री सेल्सियस पर हम पहुंच चुके हैं और इस 700 डिग्री सेल्सियस पर चूने का पत्थर भी अपघटित हो जाता है, ठीक है। चूने के पत्थर की बात हो रहे हैं तो वो भी यहाँ पर क्या हो रहा है, अपघटित हो रहा है। उसके लिए भी हमने रिएक्शंस देखी थी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में अपचयित हो रहा है, ठीक है ना। धीरे धीरे वात्या भट्टी में नीचे की ओर चलेंगे तो नीचे चलते चलते बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट की बोला। देन उसके बाद जो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर प्रिपेयर होगा उसकी SiO2 के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो कैल्शियम सिलिकेट बनेगा। देन Al2O3 के साथ कराया जाएगा तो कैल्शियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा, ओके। तो अपचयन का जो जहाँ रिडक्शन हो रहा है उसका जो नीचे वाला पार्ट है वहां पर जो टेम्परेचर होता है वो 900 से आपका 1200 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पर जो स्पंजी लोहे की उपस्थिति में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको क्या किया जाता है, उसका नियोजन क्रिया होती है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन में अलग हो रही है और जो कार्बन है वो और नीचे आकर के लोहे से संयोग कर रहा है। इसके बाद कार्बन के साथ मैग्नीज हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर,
सिलिकॉन आदि सारी क्या होती हैं, अशुद्धियां भी लोहे से संयोग कर लेती हैं और इस कारण लोहा 1200 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघल जाता है। ठीक है, जबकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 1580 डिग्री सेल्सियस। तो अशुद्धियों के कारण वो पहले ही पिघलना उसने शुरू कर दिया है। देन गलन कटिबंध आएगा फोर्थ, जहां पर तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस रहता है और इसमें वो स्पंजी जो लोहा है वो पूर्णतया पिघल जाएगा अब, क्योंकि वो तो हमने क्या बोला, वो पहले ही पिघल चुका है 1200 डिग्री सेल्सियस पर, वही हम बोल रहे हैं। इसमें कार्बन हो गया, मैग्नीज, फास्फोरस, अब सिलिका आदि अशुद्धियां घुल जाती हैं और चूना सिलिका वो एल्यूमिनियम के साथ धातुमल बनाती हैं जो पिघले लोहे पर तैरने लगता है। तो इस प्रकार से वो जो आपका लिक्विड के रूप में हम बोल रहे हैं वो सारा क्या आ रहा है, वो सारा आपका वो लोहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको निष्कर्षित कर रहे थे। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने लोहे का निष्कर्षण कर लिया उसके अयस्कों से। तो ये हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा था, तो इसको अच्छे से आप इसका आंसर तैयार कर लेंगे। ओके, डाईएजोटाइजेशन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दो प्रकार की रिएक्शन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। डाईएजोटाइजेशन और रिडक्शन ऑफ एमाइड। ठीक है, यानी कि डाईएजोकरण क्या है, अमाइडो का अपचयन क्या किसे कहते हैं। ठीक है ना, 3 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 1.5 आपके दोनों के हैं, 1.5 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, डाईएजोटाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी aromatic amino compound into a diazonium salt is known as diazotization। ठीक है, क्या कह रहे हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमीनो कंपाउंड होगा, कोई प्राइमरी अमीनो कंपाउंड होगा आपका, एरोमेटिक अमीनो कंपाउंड, उसको डायजोनियम सॉल्ट में बदल लिया जाता है और जब ये प्रक्रिया होती है तो इसी को क्या कहा जाता है, डायजोटाइजेशन कहा जाता है या डायजो करण जिसे आप कह रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय एडिंग एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट टू अ सोल्यूशन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, या आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि एक्वस सोल्यूशन, सोडियम नाइट्रेट के एक्वस सोल्यूशन की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन से कराई जा रही है। जैसे कि एग्जांपल में एनिलीन लिया गया है, इन एक्सेस ऑफ HCl, जब एक्सेस में HCl लिया जा रहा है और टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस रखा जा रहा है तो ये रिएक्शन चल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या कहा, सोडियम नाइट्रेट HCl के साथ एनिलीन की अभिक्रिया हो रही है, टेम्परेचर यहाँ पर 273 टू 278 केल्विन, बिलो 5 डिग्री सेल्सियस है और क्या बन रहा है आपका डायएजोनियम सॉल्ट, जो कि बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड यहाँ पर बन रहा है, साथ में NaCl सोडियम क्लोराइड और वाटर भी बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया चल रही है। दूसरा है रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड का रिएक्शन ऑफ रिडक्शन बताएंगे। अमाइड का रिडक्शन क्या होता है, अमाइड रिडक्शन इज अ रिएक्शन इन ऑर्गेनिक synthesis where an amide is reduced to either an amine और एल्डिहाइड ग्रुप। क्या होता है यहाँ पर, रिड्यूस हो रही है, रिडक्शन हो रहा है एक अमाइन का और ये क्या बना, एक अमाइड का, और ये अमाइड का रिडक्शन होके अमाइन बन रहा है। ये कभी कभी आपको पूछ भी लेता है कि ये क्या कर रहा है, ये अमाइन की अमाइड से सिंथेसिस भी पूछ लेगा कि अमाइन को बनाइए किससे, अमाइड से। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे, आपके पास एक अमाइड है, LiAlH4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और यहाँ पर क्या बन रहा है आपका
अमाइन बन रहा है, ठीक है। तो कभी कभी आप बोलते हैं कि 1 डिग्री अमाइड से आपने 1 डिग्री अमाइन प्राप्त किया, 2 डिग्री अमाइड से 2 डिग्री अमाइन प्राप्त किया, और 3 डिग्री अमाइड से 3 डिग्री अमाइन प्राप्त किया। ये रिएक्शन LiAlH4 ईथर इन सब की प्रेजेंस में होती है, ठीक है ना। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। होमवर्क के लिए क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग। 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें तो 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। तो आपने वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है जल का, ठीक है ना। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज के सेशन में जितने भी प्रश्न कराए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये सारे प्रश्न आपने चैप्टर में पहले पढ़ लिए हैं, अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। और कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।